हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र पटवा फिजिक्स क्लासेस पर। और जैसा कि आप लोग पता है, मैं हूं जितेंद्र पटवा, जो आप लोग को डेली क्लास 12th का फिजिक्स का एक लेक्चर पढ़ाता हूं। ठीक है, तो रोज की तरह फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो पीछे हम लोग एक टॉपिक पढ़े हैं विद्युत फ्लक्स। पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो आज हम लोग को पढ़ना था क्या, गॉस प्रमेय। जैसा कि मैं पीछे लेक्चर में बता चुका हूं कि अपना नेक्स्ट वीडियो जो बनने वाला है वो किस बेसिस पे बनने वाला था, तो वो है गॉस प्रमेय। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका क्या नाम है, गॉस प्रमेय। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं लोग क्या, गॉस प्रमेय की। ये गॉस थ्योरम होता क्या है और ये किस लिए दिया गया था। ठीक है, तो गॉस एक वैज्ञानिक का नाम है, इनका नाम पूरा नाम है कार्ल फ्रीडरिच गॉस। कार्ल फ्रीडरिच गॉस। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरम दिया था। किस चीज के लिए थ्योरम दिया था, तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के लिए इन्होंने एक थ्योरम दिया, एक प्रमेय दिया था, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है, क्या, गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय से पढ़ने से पहले हमें कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, जैसे विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस क्या होते हैं, ओपन सरफेस क्या होते हैं। ठीक है, मतलब बंद पृष्ठ क्या होता है, खुला पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, अच्छा, किससे होकर के विद्युत फ्लक्स निकलेंगी, कि कहां पे विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, कहां पे विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है। हालांकि हम लोग ये सब बारे में पीछे पढ़े हैं। ठीक है, बट फिर थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि पीछे हम लोग क्या पढ़े। तो पीछे पिछले लेक्चर में पढ़े थे हम लोग क्या, विद्युत फ्लक्स और क्षेत्र सदिश के बारे में। तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो क्या था विद्युत फ्लक्स, तो किसी भी पृष्ठ के, यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है, यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है उसके लंबवत, ठीक है, या ऐसे ही रखा हुआ है, तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जितने भी विद्युत बल रेखाएं होती हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते थे, विद्युत फ्लक्स कहते थे। और विद्युत फ्लक्स का हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं क्या, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ये तो था बड़े पृष्ठ के जिसका एरिया, जिसका क्षेत्रफल जो है क्या है, ए है। यदि हमें छोटे सरफेस की बात करते हैं, यदि छोटा पृष्ठ की बात करते हैं, तो छोटे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। अब जैसे सपोज दैट हम बोल दिए इतना छोटा पृष्ठ है, तो भाई इतना छोटा पृष्ठ है तो इसे कितनी बल रेखाएं निकलेंगी, 2। और छोटा कर देते हैं तो कितनी निकलेंगी, 1। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कितनी निकलेंगी, 3। तो विद्युत फ्लक्स का मान हम लोग पढ़े थे क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यदि हम क्षेत्रफल के मान को कम करेंगे तो विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होता है, कम होता है। क्षेत्रफल को मान को बढ़ाएंगे तो विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होता है, बढ़ता है, विथ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल को कम करते हैं या बढ़ाते हैं तो विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होता है, घटता बढ़ता है। अच्छा, इसी प्रकार से यदि एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करें, एक अल्प पृष्ठ लेते हैं, जैसे मान लीजिए अल्प पृष्ठ क्या, डी है, हम एक अल्प पृष्ठ डी लेंगे तो इससे होकर जो विद्युत फ्लक्स गुजरेंगी उसका मान भी क्या होगा, बहुत ही कम। यदि हम ई को कांस्टेंट करते हैं तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अच्छा, यदि हमें अब पूरे ऐसे छोटे छोटे पृष्ठ हम मिल बनाए, जैसे ये हमारा एक बना दिए क्या, गोला, तो ये गोला जो है, गोला है ना, स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे पृष्ठों के बने होंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पृष्ठों के बने होंगे, ये के बने होंगे। ठीक है, तो यहां से होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स यहां से यहां से यहां से यहां से बहुत सारे जाएंगे। ठीक है, तो यदि हम एक को कर ले, यदि हम इसका निकाल ले, मान लेते इसका विद्युत फ्लक्स का मान क्या है, फाई डी फाई ई है, इक्वल टू क्या बोला गया, ये वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है। और यदि इसी साइज का सभी होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए सबको हम जोड़ेंगे, क्योंकि जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या होता है, एक अदिश राशि है।
तो यदि विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है तो हम उसे सामान्य रूप में जोड़ सकते हैं। तो यदि हमें इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, इससे निकलने वाला, इससे निकलना, इससे निकलने वाला, सबसे निकलने वाले विद्युत फ्लक्स को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मतलब क्या कर देंगे, हम एक समाकलन कर देंगे। ठीक है, समाकलन कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा डी फाई ई कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी। अब वेक्टर डी डिपेंड करेगा कि ये छोटे छोटे पृष्ठ जो है वो किस प्रकार चल रहे हैं। यदि गोला होगा तो गोले का लगाएंगे, बेलन होगा तो बेलन का लगाएंगे, घन होगा तो घन का लगाएंगे, शंकु होगा शंकु का लगाएंगे। मतलब जिस भी आकार में होगा वो उसका हम लोग ये फॉर्मूला लगा करके, एरिया का फॉर्मूला लगा करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों की चर्चा जो हम लोग पीछे क्लास में कर चुके थे, ये मैं भी बताया। ठीक है, हम लोग इतना अपना पढ़ते पीछे क्लास में। सो ये आपका क्या विद्युत फ्लक्स, यदि हमें छोटे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकालना हो गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। और यदि कितने ही छोटे छोटे पृष्ठ बहुत सारे हो जाएंगे और सबके कारण निकालना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका समाकलन कर देंगे तो हमें निकल जाएगा पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो इतना सारा चीज तो हम लोग पढ़ लिए थे और कुछ कुछ बाकी था तो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं क्या, गॉस प्रमेय के लिए। सो गॉस प्रमेय जो है वो केवल और केवल बंद पृष्ठों के लिए दिया जाता है। ठीक है, चाहे वो पृष्ठ किसी भी आकार का क्यों ना हो। मेरे ये पृष्ठ इस आकार का हो सकता है, मेरे पृष्ठ इस आकार का हो सकता है, मेरे पृष्ठ ये आकार का हो सकता है। मतलब कि किसी भी आकार का हो, उसकी आकृति, उसका आयतन कुछ भी हो, बट वो बंद होना चाहिए। यदि बंद रहेगा तभी गॉस प्रमेय लागू हो सकता है, अन्यथा गॉस प्रमेय लागू नहीं होगा। तो ये बंद पृष्ठ कहते किसको है, बंद पृष्ठ किसको कहते हैं एक बार बता देते हैं। सो जितने भी सॉलिड हैं, सॉलिड्स, ठीक है, जैसे बेलन हो गया, गोला हो गया, ये सब जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सरफेस। जैसे हम एक गोला बनाए, एक फुटबॉल बनाते हैं तो फुटबॉल के अंदर की भाग को हम देख सकते हैं क्या, फुटबॉल जो है फुटबॉल के अंदर के भाग को देख सकते हैं क्या, फुटबॉल बना हुआ है तो नहीं, हम केवल ऊपर को देख सकते हैं, अंदर में क्या है नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे आकृतियों को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सरफेस, मतलब कि बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि यदि एक कमरा है, यदि एक कमरा बना दिए, ठीक है, ये ऐसा एक कमरा दिया हुआ है, ये इस शेप में कमरा है। ठीक है, तो कमरा हम जो ही बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, कमरा बंद कमरा बनता है जिसमें कोई भी खिड़की, कोई दरवाजा नहीं, चलो दरवाजा लगा दिया, डोर्स लगा दिए हैं, तो भी ये ऊपर से क्या है, रूफ, छत हो गया, इधर से भी दीवार, इधर से भी दीवार, इधर से दीवार, इधर से दीवार, और नीचे से भी क्या है, नीचे तो रूफ होता ही है, अपना जो सरफेस होता है नीचे का सतह। तो ये चारों तरफ क्या हो गया, बंद हो गया। तो क्या अंदर में क्या चीज हो रहा है, क्या बाहर क्या नहीं देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते हैं ना, इसलिए ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, बंद पृष्ठ। अच्छा, यदि हम क्या करते हैं, एक आयत बना देते हैं, एक आयत बना देंगे, तो आयत हम बनाएंगे तो आयत को क्या कर सकते हैं, हम केवल इधर से देख सकते हैं और इधर से देख सकते हैं, उधर देख सकते हैं। तो इस प्रकार के आकृति हम क्या बोलते हैं, खुला आकृति। ठीक है, मतलब खुला पृष्ठ। ये क्या है, खुला पृष्ठ है। जैसे सामने रखा हुआ है, सामने रखा हुआ है तो क्या, इधर क्या हो रहा है हम साइड से देख सकते हैं, उधर क्या हो रहा है उधर से देख सकते हैं। तो बस हम क्या कर सकते हैं, यदि एक पर्दा है, ऐसे एक पर्दा है, आयताकार पर्दा हम डाल दिए, ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है, बस इस पर्दे के सामने वाले लोग नहीं देख सकते हैं, सामने वाले से सामने से नहीं देख सकते हैं, बाकी की पर्दे के पीछे क्या हो रहा है हम साइड से देखेंगे, उधर देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो ऐसे पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, खुला पृष्ठ। बंद पृष्ठ किसको बोलते हैं, जिसे हम केवल बाहर का इलाज कर सकते हैं, उसके अंदरूनी भाग में क्या है उसको हम लोग विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, नहीं पता लगा सकते हैं। ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, बंद पृष्ठ। और इसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए कार्ल फ्रीडरिच गॉस एक प्रमेय दिए थे और उस प्रमेय का नाम क्या है, गॉस प्रमेय। ठीक है, सो गाइस, बंद पृष्ठ और खुला पृष्ठ हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, और कार्ल फ्रीडरिच गॉस जो है वो किस चीज के लिए प्रमेय दिए थे, तो बंद पृष्ठ के लिए दिए थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि बंद पृष्ठ में हम बंद पृष्ठ में निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना बहुत ही जटिल है, बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि वो अलग अलग शेप में होते हैं,
ठीक है, कौन किस शेप में है, ठीक है। इस ये सब चीज को देखने के लिए ये सब को देखे और एक वो प्रमेय दिए, ये सब पे प्रोजेक्ट किए उन्होंने, और प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हुआ तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष को उन्होंने एक कथन के रूप में दिया, और उस कथन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस का प्रमेय या गॉस प्रमेय। तो उन्होंने क्या कथन दिया था, ठीक है, तो उन्होंने कथन दिया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का समझ रहे हैं आप लोग, कुल बल रेखा, निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना हो जाता है, ठीक है। तो क्या था, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला या गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना हो जाता है। तो ये कथन कह दिया गॉस प्रमेय। इसका मतलब क्या है कि यदि हमारे पास ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, ये या कोई ये बंद पृष्ठ है और इसके अंदर कोई आवेश उपस्थित है Q, इसके अंदर कोई आवेश उपस्थित है Q, तो इससे निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा phi e, वो कितना हो जाएगा, Q इंटू 1/ε0, मतलब Q/ε0, बस, ठीक है। तो क्या बताया उन्होंने कि चाहे वो कोई भी बंद पृष्ठ हो, किसी भी आकृति का हो, ठीक है, यदि उसमें आवेश Q उपस्थित है तो कितना होगा, Q बराबर phi बराबर Q/ε0। यदि यहाँ पे 2Q उपस्थित है कितना हो जाएगा 2Q, 3Q उपस्थित है तो कितना हो जाएगा 3Q/ε0। मतलब कि और किसी भी चीज पे ये डिपेंड नहीं करता, किसी भी चीज पे निर्भर नहीं करता। मतलब जो विद्युत फ्लक्स है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है, वो किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता है, केवल और केवल उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश पर निर्भर करता है कि वो आवेश कहां पे है या आवेश कितना है, आवेश पर निर्भर करता है। ε0 हम बता चुके हैं, ε0 क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता। हालांकि यहाँ पे ε0 क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है, एयर या वैक्यूम की, ठीक है, क्या है, विद्युतशीलता दिया हुआ है। और इसका मान कितना होता है दोस्तों, 8.86 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, ये होता है अपना ε0 का मान। सो ये तो पता है। तो यदि हमें उस पृष्ठ, यदि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान निकालना हो गया, तो हम क्या देखेंगे कि उसमें कितना आवेश है। जैसे हम बोल दिए कि हमारा क्या है, कोई बंद पृष्ठ है, कोई गोला है, ठीक है, गोला नहीं लेते हैं, ले लेते हैं ये कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, बंद हो गया ना, पूरा बंद है, मतलब एक पत्थर के आकार का कोई सरफेस लिए है, कोई पृष्ठ लिए है। अब इसके अंदर हम बोल दिए कि इसके अंदर कितना है, तो 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, कितना, 2 माइक्रोकूलाम का क्या है, आवेश स्थित है। इसके अंदर जो है वो कितना कूलाम स्थित है, कितना आवेश है, 2 माइक्रोकूलाम। तो अब बताइए कि इससे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इससे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो है वो कितना होगा। तो देखिए, तो phi e बराबर क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोकूलाम बाय ε0, कितना होता है 8.86 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी -12। तो phi e बराबर क्या हो जाएगा 2, और माइक्रोकूलाम को हम क्या करेंगे, कूलाम में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10⁻6 कूलाम अपॉन 8.86 इंटू 10⁻12। तो दोस्तों ये समथिंग आएगा अपना 10⁵ के आसपास, ठीक है, ये समथिंग 3 पॉइंट कुछ भी आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो हम 3 को छोड़ देते हैं, कितना आएगा 10⁵, मतलब 10,000 इसका क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा। मतलब इतने सारे बल रेखाएं जो है वो इससे निकलेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से गॉस ने बहुत ही अच्छा प्रमेय दिया कि हम किसी भी बंद पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उसको निकालने के लिए। नहीं तो ऐसा हम निकाल सकते थे क्या, हम चलो ठीक है, इस आयत का निकाल के इसका हमें क्षेत्रफल पता है, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये तो थोड़ा गलत लग गया।
इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं क्या क्षेत्रफल? अगर हमें क्षेत्रफल नहीं पता होगा, विद्युत क्षेत्र पता है किस विद्युत क्षेत्र में है, बट इसका क्षेत्रफल नहीं पता है, तो हम निकाल सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? नहीं निकाल सकते हैं। तो यही सब चीज के निवारण के लिए गॉस ने प्रमेय दिया, एक कथन दिया, और जिसको हम क्या कहते हैं? गॉस प्रमेय। क्योंकि इसका तो क्षेत्रफल किसी को पता ही नहीं, पता है कि इसका क्षेत्रफल क्या हम निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल हमें केवल और केवल जो निश्चित आकार में होते हैं उन्हें पता है, जैसे गोला हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, आयत हो गया, ये सब चीज का निकाल सकते हैं। बट प्रिज्म हो गया उसका निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रिज्म बहुत प्रकार के होते हैं, वो सब निकाल सकते हैं। अब ये बोले जाए, बोला एक लाया और पत्थर हमें दे दिया, बोला इसका क्षेत्रफल बताओ, बता सकते हैं क्या क्षेत्रफल लोग? क्योंकि हाँ, यदि वो अच्छे शेप में है, ठीक है, गोलाकार हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम आराम से बता सकते हैं। बट वो कभी ऐसा शेप निकल गया, ऐसा शेप निकल गया, ऐसा शेप निकल गया, तो क्या हम बता सकते हैं क्या कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा? नहीं बता सकते हैं। और जब हमें क्षेत्रफल नहीं पता होगा तो फाई ई बराबर क्या होता है? हम फॉर्मूला पढ़े हैं, ई ए cos थीटा, ये पढ़े हैं क्या? तो विद्युत क्षेत्र पता है, ए नहीं पता। अब ए नहीं पता तो आगे हम थीटा का मान निकालेंगे नहीं निकालेंगे उसका छोड़ दीजिए। जब हमें ए ही नहीं पता है तो आगे बात ही नहीं करेंगे। तो ए नहीं पता होगा तो हम विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं। विद्युत फ्लक्स का जो परिभाषा है उससे हम लोग किसी भी बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए गॉस थ्योरम दिए, और जो थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं, और उस थ्योरम का, वो उस प्रमेय का कथन क्या है कि चाहे वो कोई भी बंद पृष्ठ हो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला या निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित, उस जो पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश उपस्थित होगा उसका कितना होता है? 1/ε0 गुना हो जाता है, ठीक है। और यही होता है कि अपना गॉस प्रमेय। और गॉस प्रमेय क्या दिया गया है? फाई ई बराबर q/ε0, ठीक है। तो महत्व समझ में आया गॉस प्रमेय का, क्या महत्व है? गॉस प्रमेय हम कहां लागू कर सकते हैं? गॉस प्रमेय हर जगह लागू कर सकते हैं, बस क्या होना चाहिए? वो पृष्ठ बंद होना चाहिए। यदि पृष्ठ बंद है तो गॉस प्रमेय हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं कि फाई ई बराबर q/ε0 होता है कि नहीं होता है। क्या गॉस थ्योरम दिए हैं तो क्या करेक्ट दिए हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि बंद पृष्ठ किसको बोलेंगे और खुला पृष्ठ किसको बोलेंगे। ओपन सरफेस क्या होता है, क्लोज सरफेस क्या होता है, ठीक है। तो क्योंकि गॉस प्रमेय जो है, गॉस प्रमेय केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए ही अप्लाई होता है, बंद पृष्ठ को ही फॉलो करता है, बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है, बाकी किसी भी पृष्ठ पे लागू नहीं होता, ठीक है। तो चलिए हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। इधर हम लिख देते हैं गॉस प्रमेय कितना होता है? फाई ई बराबर q/ε0, हमें इतना प्रूफ करना है। तो हम किसी भी पृष्ठ का ले लेते हैं, ठीक है, हम किसी भी पृष्ठ से प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि एक गोला ले लिया, क्योंकि गोला सबसे इजी होता है, बनाना भी इजी होता है, देखना इजी होता है, उसका गणना करना जो है बहुत इजी होता है। जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं हम लोग सर्कल, गोले का, स्फीयर का बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमने क्या किया कि एक गोला बनाया, ठीक है, ये गोला है, और इस गोले के अंदर किसी बिंदु पर, इस गोले के अंदर किसी बिंदु पर हम क्या रख दिए हैं? एक प्लस चार्ज रख दिया है, पॉजिटिव चार्ज बिंदु मानते हैं क्या है? वो है, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं? इसका प्रूफ, ठीक है। गॉस प्रमेय का क्या देख रहे हैं? प्रूफ देख रहे हैं कि जो फाई ई बराबर q/ε0 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या ले लिए? एक गोला ले लिए, मान लेते हैं गोले का सरफेस एरिया जो है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? a है, ठीक है। इस पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? a है। इसके अंदर किसी बिंदु पे हम कल्पना किए कि कोई प्लस q आवेश रखा हुआ है, ठीक है। हमें पता है कि जितने भी चालक होंगे, जितने भी पृष्ठ होते हैं, वो सब आवेशों से बने होते हैं। तो उसी में सब क्या कर दिए कि ये कोई बंद पृष्ठ है, कोई गोला है, ठीक है, फुटबॉल के आकार का, और उसके अंदर जो है एक किसी बिंदु पर प्लस q आवेश स्थित है, ठीक है। मान लेते हैं कि इससे r दूरी पर, आप देखिए कि इसके अंदर आवेश है तो क्या होगा? आवेश, यदि हम एक प्लस आवेश ऐसे खुला छोड़ दें तो क्या होगा? यहां से ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा, करेक्ट। यदि हम कोई भी एक प्लस आवेश लेके आते हैं, कोई भी प्लस आवेश एक बीच में रख दिए कहीं पर भी, तो क्या होगा? वो अपने चारों ओर क्या कर देगा? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, ठीक है। तो ये भी एक प्लस आवेश है, तो ये भी अपने चारों ओर क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। ये चारों क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और ये विद्युत क्षेत्र
हमें कैसे पता चलता विद्युत क्षेत्र है? क्योंकि वहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? इस पृष्ठ से बाहर निकलेंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और यही विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमें बताती है कि उस पृष्ठ से जो बल रेखा निकल रही है दिशा क्या होगी। तो इस प्रकार से क्या होगा? हमें विद्युत क्षेत्र मिलेगा। यदि एक समान गोला होगा तो क्या होगा? चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का मान, यहाँ भी ई, यहाँ भी ई, चारों तरफ क्या होगा? ई होगा। ठीक है, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? समान होगा। यदि चूंकि हम गोला लिया इसीलिए गोला लिया गया है कि हम एक समान विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकें, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र का गणना करना बहुत आसान होता है। यदि हम लोग कोई दूसरा पृष्ठ ले लेंगे तो विद्युत क्षेत्र अलग अलग हो जाएगा, असमान हो जाएगा और हमें कैलकुलेशंस करने में बहुत ही परेशानी होगी और समझ में भी अच्छे से नहीं आएगा। क्योंकि हमें प्रूफ करना है गॉस प्रमेय करेक्ट है कि नहीं है। यदि हम इस गोले के लिए गॉस प्रमेय को प्रूफ कर दिए तो ये सभी पृष्ठों के लिए प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या है? चारों तरफ विद्युत क्षेत्र निकला हुआ है, विद्युत बल रेखा निकली हुई है। अच्छा, हमें पता है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या देगा? आर। देखिए आप लिए गोले की त्रिज्या ले लिए हम लोग क्या? आर। तो क्या हमें पता है क्या कि एक प्लस क्यू आवेश के कारण उससे आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो हाँ जी, हम लोग बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूं। ठीक है, अगर पता चल गया अपने को कि यदि कोई भी बंद पृष्ठ के अंदर एक धन आवेश स्थित होगा तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। ठीक है, गोला बना दिया मैं, और इस पे कोई बिंदु ओ है जहां पे एक प्लस क्यू रखा हुआ है, और इस गोले से आर दूरी पर, इस गोले के पृष्ठ पर कोई बिंदु ले लिए क्या हम? पी। और इस बिंदु P पर अब बताइए इस प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? क्योंकि हमें पता है कि एक अकेला धन आवेश के कारण कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। यदि वहां भी आर दूरी लिए होंगे तो आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है ये हम लोग निकाल चुके हैं। कितना होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो क्या निकालेंगे हम लोग? प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? E बराबर 1 पाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब चूंकि प्लस क्यू है तो पता है हमें प्लस क्यू बाई कितना दूरी पर है? r स्क्वायर। इसको लेते हैं कैसे नंबर का, मतलब कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कितनी मिलेगी? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई r स्क्वायर, इतनी हमें विद्युत क्षेत्र यहाँ पे मिलेगी। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो भाई सदिश राशि है तो इसकी दिशा कितनी किधर होगी? अब देखिए हमें पता है प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश के कारण ये इसकी क्रिया रेखा है, इस बिंदु में निकाल रहे हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कौन दर्शाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा? विद्युत बल रेखाएं। तो यहां से विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? बाहर की ओर निकलती हैं, पृष्ठ के बाहर की ओर। तो पृष्ठ से क्या हो जाएगा? बाहर की ओर। ये होगा आपका क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ठीक है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या हो जाएगा? ई बाहर की ओर। अब बताइए थोड़ा सा कि ये जो गोला है, ठीक है, गोला आप लोग फुटबॉल देखे होंगे तो फुटबॉल में अलग अलग रंग का, एक रंग का भी आता है। वॉलीबॉल फुटबॉल में बहुत सारे कलर्स होते हैं और उसमें इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे बना होता है सेल टाइप से। ठीक है, ऐसा देखे होंगे आपने, बहुत सारा सेल बना होता है। तो ये बहुत सारे पृष्ठों से क्या होता है? घिर करके बना हुआ होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से गोला भी जो है, ये गोला बहुत सारे छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर के बना हुआ है। मान सकते हैं, मानते क्या है, सब जितने भी आकृति होते हैं, जितने भी चीज होते हैं, वो सब के सब जो हैं वो छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर के बने होते हैं। तो हम लोग भी क्या मानते हैं कि यहां पर एक छोटा सा पृष्ठ ले लेंगे। ठीक है, यहां पर हम क्या कर दिए? एक छोटा सा पृष्ठ ले लिए, इस गोले का छोटा सा पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल क्या है? डी है, क्योंकि हम इसे पूरा का क्षेत्रफल क्या लिए हैं? ए। तो ये छोटे छोटे पृष्ठ मिलकर बना होता क्या होगा? इसका क्षेत्रफल कितना होगा? डी ए। अब तो बताइए कि इस पृष्ठ का क्षेत्र सदिश क्या होगा, क्योंकि हमें क्षेत्र सदिश निकालना पड़ेगा ना। इस पृष्ठ का क्षेत्र सदिश क्या होगा? तो हमें पता है कि यदि कोई पृष्ठ बंद है तो उस बंद पृष्ठ का क्षेत्र सदिश कितना होता है? तो उस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर।
ठीक है, अभिलंबवत बाहर की ओर। तो देखिए इस पृष्ठ की बात करें तो क्या होगा, इसका अभिलंबवत क्या होगा, ये होगा क्षेत्र सदिश की दिशा। तो थोड़ा देखिए कि क्षेत्र सदिश डीए और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशाएं क्या हैं, एक समान है, मतलब दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है, 0 डिग्री। हम यहां बोल सकते हैं क्या, हमें यहां लिखना पड़ेगा कि बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ DA की कल्पना करते हैं, जिसका क्षेत्र सदिश OP के अनुदिश है। हम इसको अभिलंब बोल सकते हैं, जिसके पृष्ठ का अभिलंब जो है वो OP के अनुदिश है, अर्थात E व DA के बीच का कोण यदि थीटा लेते हैं तो क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ DA की कल्पना करते हैं, जिसका क्षेत्र सदिश OP के अनुदिश है, अर्थात E और DA के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। अब चूंकि यह पृष्ठ है तो इस पृष्ठ से होकर क्या होंगी, बल रेखाएं गुजरेंगी। ठीक है, बल रेखाएं गुजरेंगी, तो कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, ठीक है, कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, और जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी उन सबको हम क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए विद्युत क्षेत्र भी ऐसे है और पृष्ठ भी ऐसे है, तो इस विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ के अभिलंबवत जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी उन सबको हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो भाई यहां में दिख रहा है E और A के बीच, तो इस अल्प पृष्ठ DA से गुजरने वाला, यदि हमें इसे अल्प पृष्ठ DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लें, तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, हम सबको यहां भी एक मानेंगे, यहां भी मानेंगे, बहुत सारे ऐसे पृष्ठ मानेंगे और सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इस पूरे पृष्ठ से कितने विद्युत फ्लक्स निकलेंगे वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो अल्प पृष्ठ यहां लिखना पड़ेगा हमें क्या, तो अल्प पृष्ठ DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब चूंकि DA हम पहले बोल दिए, DA से गुजरने वाला मतलब कि पृष्ठ जो है बहुत ही अल्प है, बहुत ही छोटा है, तो विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, कम। तो हम लोग कम को क्या लिखते हैं, d phi। d phi की बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। ठीक है, क्योंकि यहां पे विद्युत क्षेत्र कितना है, E, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, वेक्टर DA। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, d phi E बराबर E DA cos थीटा होता है, तो थीटा के स्थान पे क्या है, थीटा क्या है, 0, तो क्या लिखेंगे हम लोग, cos 0। d phi E बराबर क्या हो जाएगा अपना, E DA, और cos 0 कितना होता है, 1। कितना हो जाएगा ये, तो d phi E बराबर कितना हो जाएगा, E into DA। तो ये हमें क्या निकला, ये हमारा निकला है एक छोटे से पृष्ठ के कारण। ऐसे ही हम इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पृष्ठ काट लेते हैं जिसका क्षेत्रफल D होगा, ऐसे। तो सबसे होकर बल रेखाएं निकलेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग सब इतने ही DA क्षेत्रफल का क्या कर दिए, छोटे छोटे पृष्ठ की कल्पना कर लिए, जिससे ये पूरा गोला मिलकर के बना है। यदि हमें संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान निकालना हो गया तो हम क्या निकालेंगे, तो लिखेंगे हम लोग क्या, संपूर्ण गोले से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। क्या चीज, phi E बराबर क्या करना पड़ेगा हमें, चूंकि हम पूरा बंद ले रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बंद इंटीग्रेशन, क्या, d phi, या इसको हम और कर सकते हैं phi E बराबर बंद
अब डी फाई की जगह पे क्या दिया हुआ है, ई इंटू डी। अब समाकलन करना सबको आता होगा, जो भी कांस्टेंट होता है सबको बाहर निकाल देते हैं और बाकी जो वेरिएबल्स होते हैं मतलब कि जो चर राशियां होते हैं उनको क्या करना, उनका समाकलन करना पड़ता है। अब तो देखिए कि इसके पूरे पृष्ठ पे हम निकालें, क्योंकि बल रेखाएं पृष्ठ से अभिलंब निकलेंगी, तो यहां से यहां, यहां से यहां, तो इसकी दूरी r है, इसकी दूरी r, इसकी दूरी r, तो यदि सबकी दूरी, क्योंकि त्रिज्या नहीं है, यदि सबकी दूरी जो है वो r होगी तो इसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना है, E, तो यहाँ भी कितना होगा, E, 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 चारों क्या हो जाएगा, E होगा। मतलब कि उसके चारों पूरे पृष्ठ पे, क्योंकि बल रेखाएं क्या होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत निकलती हैं, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, E एक समान, मतलब कांस्टेंट, ना तो वो E1 हो रहा है, ना तो E2 हो रहा है, ना कम ना अधिक, कुछ भी नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, E हो रहा है, मतलब हमारा E क्या हो गया, कांस्टेंट। सो E कांस्टेंट हो गया तो E को बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, DA तो हम निकाल सकते हैं, DA का मतलब क्या है, एक छोटा छोटा पार्टिकल जो है इस पूरे गोले पर, गोले का मतलब क्या, छोटे छोटे पार्टिकल इस पूरे गोले के पृष्ठ पर बिखरे हुए हैं। पृष्ठ पर बिखरने का मतलब क्या है, पूरा पृष्ठ को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और जब हमें पूरा पृष्ठ जोड़ना पड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थोड़ा देखिए, DA कितना होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, जिसकी त्रिज्या r है, तो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है क्या, फाई बराबर a इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, सो E का हमें हम मान रख देते हैं, तो E का मान हम कितना निकाले हैं, E का मान देखिए कहां निकाले हैं, ये अपना E का मान है। सो E का मान कितना है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई r स्क्वायर, और इनटू E का मान कितना बच गया, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, जी हाँ, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या अपने पास, बचेगा अपने पास Q बाई एप्सिलॉन 0, और यही है क्या अपना गॉस प्रमेय, जी हाँ, यही अपना है गॉस प्रमेय, फाई E बराबर Q बाई एप्सिलॉन 0। तो जरूरी नहीं है कि हम गोला ही लें, हम किसी भी पृष्ठ के लिए निकाल सकते हैं क्या, कि फाई E जो है वो Q बाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है, चाहे वो किसी भी आकार का पृष्ठ हो सकता है। ठीक है, सो एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, क्या होता है गॉस प्रमेय, तो किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला, या इसको बोलेंगे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है, 1 बाई एप्सिलॉन 0 गुना हो जाता है। ठीक है, या हो जाता है, क्या होता है, ठीक है, इस वजह से लिख सकते हैं गुना होता है, ये छोड़ो, ये ठीक है, एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, तो यदि हमें प्रूफ करना होगा तो क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ का कल्पना किए, अब आप लोग कुछ भी बंद पृष्ठ ले सकते हैं, गोला, बेलन, कुछ भी चीज, चाहे पत्थर, जो जिस आकार का पत्थर होगा उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, वो भी सही है। तो एक हम क्या किए, बंद पृष्ठ की कल्पना कर लिए, तो गोला जिसकी त्रिज्या क्या है, r है, और इसके अंदर क्या है, एक प्लस आवेश रखा हुआ है, तो इस प्लस आवेश से r दूरी पर क्या है इसका पृष्ठ, तो पृष्ठ पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र, क्यों, अब चूंकि ये प्लस q है, प्लस पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक धन आवेश है, तो यदि कोई धन आवेश ऐसे रखा रहेगा तो उसके चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र पहुंच जाएगा चारों ओर, तो चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र पहुंच जाएगा। कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो यदि हम इसे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना चाहें तो निकलेगा E बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, हम क्या किए कि ये गोला था, अब इतना बड़ा गोला तो हम ले नहीं सकते हैं, क्या किए, हम एक छोटे पृष्ठ की कल्पना किए, और उस छोटे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना रखे हैं, DA, तो इस छोटे पृष्ठ DA का क्षेत्र सदिश जो अभिलंब है वो कितना कहां होगा, तो हमें पता है किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ का अभिलंब क्या होता है, उसके अभिलंब बाहर की ओर। ठीक है, तो अभिलंब क्या हो गया, बाहर की ओर, मतलब कि E और DA के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अनुदिश हैं। तो अल्प पृष्ठ DA से गुजरने वाला हम विद्युत फ्लक्स निकाल दिए, कितना आ गया, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, और ये आपका पूरा पोर्शन। ठीक है, तो फाई बराबर कितना आ गया अपना, Q बाई एप्सिलॉन 0। यदि चाहें तो आप इसको इक्वेशन भी ले सकते हैं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, तो ये है आपका क्या, गॉस प्रमेय। सो आई थिंक आप लोग को गॉस प्रमेय समझ में आ गया होगा, जो उतारना चाहें उतार सकते हैं। ठीक है, या पाउस करके भी उतार सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। ठीक है, और तो कुछ होगा नहीं, तो लाइक कर सकते हैं आप, और ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि ये हमारा वीडियो सही बच्चों के पास पहुंचे, और
चूंकि ये वीडियो बहुत उपयोगी है, क्योंकि हर साल गॉस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो व्यंजक या तो इसके अनुप्रयोग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, बहुत सारे अनुप्रयोग हैं और इस अनुप्रयोग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, वो भी हम लोग करेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं किस टॉपिक के साथ, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।